ये कहानी लेखक सादत हसन मंटो की कहानियों के संग्रह से ली गई है। कहानी का शीर्षक झुमके स्त्री के अलग अलग रूपों को वर्णित करता है, जिसमें उसे कभी किसी की पत्नी के रूप में दिखाया जाता है, तो कहीं उसे किसी की महबूबा दिखाया जाता है, कहीं उसे एक बेबस माँ, तो कहीं उसे एक बेटी के रूप में दिखाया जाता है। सुनार की उंगलियां झुमकों को ब्रश से पॉलिश कर रही हैं। झुमके चमकने लगते हैं। सुनार के पास एक आदमी बैठा है। झुमकों की चमक देखकर उसकी आंखें तमतमा उठती हैं। बड़ी बेताबी से वो अपने हाथ उन झुमकों की तरफ बढ़ाता है और सुनार से कहता है, बस अब दे दो मुझे। सुनार अपने ग्राहक को अपनी टूटी हुई ऐनक में से देखता है और मुस्कुरा कर कहता है, 6 महीने से अलमारी में बने पड़े थे, आज आए हो तो कहते हो कि हाथ पर सरसों जमा दूं। ग्राहक, जिसका नाम चिरंजी है, कुछ शर्मिंदा होकर कहता है, क्या बताऊं लाला किरोड़ीमल, इतनी रकम जमा होने में आती ही नहीं थी। तुमसे अलग शर्मिंदा, जोरू से अलग शर्मिंदा, अजब आफत में जान फंसी हुई थी। जाने इस सोने में क्या कशिश है कि औरतें इस पर जान देती हैं। सुनार पॉलिश करने के बाद झुमके बड़ी सफाई से कागज़ में लपेटता है और चिरंजी के हाथ में रख देता है। चिरंजी कागज़ खोलकर झुमके निकालता है। अब वो झूमर झूमर करते हैं तो वह मुस्कुराता है। क्या भाई किरोड़ीमल, क्या कारीगरी करी है, देखेगी तो फड़क उठेगी। ये कहकर वो जल्दी जल्दी अपनी जेब से कुछ नोट निकालता है और सुनार से ये कहकर, खरे कर लो भाई, दुकान से बाहर निकलता है। दुकान से बाहर एक तांगा खड़ा है। घोड़ा हिनहिनाता है तो चिरंजी उसकी पीठ पर थपकी देता है। तुम्हें भी 2 झुमके बनवा दूंगा मेरी जान, फिक्र मत करो। ये कहकर वो खुशी खुशी घोड़े की बागें थामता है। चल मेरी जान, हवा से बातें करके दिखा दे। चिरंजी खुशी खुशी अपने तबेले पहुंचता है। धीमे धीमे सुर से कोई गीत गुनगुनाता और यूं अपनी खुशी का इजहार करता वो घोड़े को थपकी देता है और कहता है, अभी छुट्टी नहीं मिलेगी मेरी जान। तेरी मालकिन ने ये झुमका पहनकर क्या बाग की सैर को नहीं जाएगी। चिरंजी जल्दी जल्दी घर का जीना तय करता है और ज़ोर से आवाज़ देता है, मुन्नी मुन्नी। एक छोटी सी लड़की भागती हुई अंदर से निकलती है और चिरंजी के साथ लिपट जाती है। चिरंजी झुमके निकालकर उसके कान की लवों के साथ लगाता है और कहता है, माँ कहाँ है तेरी। जवाब का इंतज़ार किए बिना वो घर के सारे कमरों में हाथ में झुमके लिए फिरता है। मुन्नी की माँ, मुन्नी की माँ, कहता है। लड़की उसके पीछे पीछे भागती है। मुन्नी, माँ कहाँ है तेरी। लड़की जवाब देती है, वहाँ गई हैं। लड़की का इशारा सामने बिल्डिंग की तरफ था। चिरंजी उधर देखता है। खिड़की के शीशों में से एक मर्द और एक औरत का साया नजर आता है। मर्द औरत के कानों में बूंदे पहना रहा है, लंबे लंबे बूंदे। ये मंजर देखकर चिरंजी के मुंह से दबी हुई चीख सी निकलती है। वो दोनों हाथों से अपनी नन्ही बच्ची को उठाकर सीने के साथ भींच लेता है और उसकी आंखों पर हाथ रख देता है, जैसे वो नहीं चाहता कि उसकी बच्ची इस खौफनाक साये को ना देखे। सीने के साथ इस तरह अपनी बच्ची को भींच वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता है। वो झुमके जो वो अपने साथ लाया था उसके हाथों में से फर्श पर गिरे पड़े थे। तवेले में आकर वो अपनी बच्ची को, जो कि सख्त परेशान हो रही है, तांगे पे बिठाता है और खुद घोड़े की बागें थामकर तांगे को बाहर निकालता है। चिरंजी बिल्कुल खामोश है, जैसे उसे साफ सूंघ गया है। उसकी नन्ही बच्ची सहमे हुए लहजे में बार बार पूछती है, माता जी के झुमके कहाँ हैं पिताजी, माता जी के झुमके कहाँ हैं पिताजी।
चिरंजी की बीवी अपने घर वापस आ गई है और आईने के सामने रखे हुए झुमकों को पसंदीदा नज़रों से देख रही है और गा रही है। आईना देखते देखते वो अपनी बच्ची को आवाज़ देती है, मुन्नी इधर आ, तुझे एक चीज़ दिखाऊं। वो नहीं आती। चुनाचे वो फिर आवाज़ देती है, मुन्नी मुन्नी। कोई जवाब नहीं मिलता। कहाँ चली गई तू? ये कहकर वो उठती है और इधर उधर उसे ढूंढती है। जब वो नहीं मिलती तो बाहर निकलती है। सीढ़ियों के इख्तामी सिरे पर जो चबूतरा सा बना है उस पर खुले हुए कागज़ में 2 झुमके दिखाई देते हैं। चिरंजी की बीवी उनको उठाती है। एकदम उसे खौफनाक हकीकत का एहसास होता है। उन झुमकों को मुट्ठी में भींचकर वो चीखती है। उसे मालूम हो गया है, सब कुछ मालूम हो गया है। दीवानों की तरह दौड़ती दौड़ती अंदर जाती है। सब कमरों में पागलों की तरह चकराती है और मुन्नी को आवाज़ देती है। जब उसके दिमाग का तूफ़ान कुछ कम होता है तो वह वहीं बैठ जाती है जहाँ पहले बैठी थी। उसके सामने आईना पड़ा है। उसमें वो गैर इरादी तौर पर अपनी शक्ल देखती है। चिरंजी की बीवी जब अपनी शक्ल उस जाविये में देखती है तो उसे मुतनफ़िर होकर आईना उठाती है और ज़मीन पर पटक देती है। आईना चकनाचूर हो जाता है। उठती है और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बाहर निकलती है। सामने वाली बिल्डिंग का एक कमरा। ये कमरा पुरतकल्लुफ़ तरीके से सजा हुआ है। एक लड़की और एक लड़का जिसकी उम्र में तकरीबन 2 बरस का फ़र्क है। लड़की 6 बरस की और लड़का 8 बरस का है। दोनों अपने बाप के पास बैठे हैं और उससे खेल रहे हैं। इतने में दरवाज़े पर हौले हौले दस्तक होती है। पहली बार जब दस्तक होती है तो बच्चों का बाप नहीं सुनता। जब दूसरी बार फिर दस्तक होती है तो वो चौंकता है, बच्चों की तरफ देखता है, फिर उनकी आया की तरफ और कहता है, इनको बाहर ले जाओ, कोई मेरा मिलने वाला आया है। जल्दी जल्दी बच्चों को निकाल कर दरवाज़ा बंद करता है। दूसरे दरवाज़े की तरफ बढ़ता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो चिरंजी की बीवी अंदर दाखिल होती है। उसको देखकर बच्चों के बाप को सख्त हैरत होती है। वो उससे कहता है, तुम तो कह रही थी कि मुझे जल्दी घर जाना है, अब वापस कैसे आ गई? चिरंजी की बीवी कुछ जवाब नहीं देती। साकिब जामिद खड़ी होती रहती है। उसको खामोश देखकर वो फिर उससे पूछता है, वो अभी तक वापस नहीं आया? चिरंजी की बीवी कुछ जवाब नहीं देती। वो फिर उससे सवाल करता है, तुम खामोश क्यों हो? झुमके पसंद नहीं आए? चिरंजी की बीवी के होठ खुलते हैं। फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, क्यों नहीं आए? बहुत पसंद आए। क्या और ला दोगे मुझे? बच्चों का बाप मुस्कुराता है, जितने कहो, बस यही बात थी। बड़े तलख लहजे में चिरंजी की बीवी कहती है, बस यही बात थी, लेकिन मुझे सिर्फ झुमके ही नहीं चाहिए। नाक के लिए कील, हाथों के लिए कंगनियाँ, कड़े, गले के लिए हार, माथे के लिए झूमर, पाँव के लिए पाजेब। मुझे इतने जेवर चाहिए कि मेरे पाप के बोझ दब जाए। अपनी इस्मत का जेवर तो उतार चुकी हूँ, अब ये गहने ना पहनूंगी तो लोग क्या कहेंगे? बच्चों का बाप ये गुफ्तगू सुनकर मुतहयर होता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता। वो चिरंजी की बीवी से कहता है, ये तो क्या बहकी बहकी बातें कर रही है? चिरंजी की बीवी जवाब देती है, बहकी पहले थी, अब तो होश की बातें कर रही हूँ। सुनो, तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि वो चला गया है, मेरी बच्ची को भी साथ ले गया है। उसे सब कुछ मालूम हो चुका है। अब वो कभी वापस नहीं आएगा, जिस तरह मेरी लुटी हुई आबरू वापस नहीं आएगी। बोलो, मुझे पनाह देते हो? मैं तुम्हें इस पाप का वास्ता देकर इल्तिजा करती हूँ कि जो तुमने और मैंने मिलकर गुनाह किया है, अब तुमको मुझे पनाह देनी होगी।
बच्चों का बाप चिरंजी की बीवी की सब इल्तिजाएं सुनता है, मगर वो कैसे उस औरत को पनाह दे सकता है जिसने अपने आप को झुमकों के बदले बेचा। एक सौदा था जो ख़त्म हो गया। चिरंजी की बीवी को ये सुनकर बहुत सदमा होता है। नाकाम और मायूस होकर वो चली जाती है। चिरंजी अब एक नए घर में हैं। रात का वक्त है। वो अपनी बच्ची मुन्नी को सुलाने की कोशिश करता है, मगर वो सोती नहीं। बार बार अपनी माँ के बारे में पूछती है। चिरंजी उसको टालने की कोशिश करता है, मगर बच्ची की मासूम बातें उसे परेशान कर देती हैं। आखिर में घबरा कर उसके मुंह से ये निकलता है, मुन्नी, तुम्हारी माताजी मर गई हैं। रास्ता भूलकर वो ऐसी जगह चली गई हैं जहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। दरवाज़ा खुलता है। चिरंजी फ़ौरन मुन्नी का चेहरा कंबल से ढाँप देता है। चिरंजी की बीवी दाखिल होती है। चिरंजी उठता है और उसे बाहर धकेल कर अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर देता है। चली जाओ यहाँ से, वो उससे कहता है। चिरंजी की बीवी जवाब देती है, चली जाती हूँ, मेरी बच्ची मुझे दे दो। चिरंजी गुस्से और नफ़रत भरे लहजे में उससे कहता है, वो औरत जो मर्द की बीवी नहीं बन सकती, औलाद की माँ कैसे हो सकती है? अपने पाप भरे सीने पर हाथ रख कर कहो, क्या तुम्हें मुन्नी की माँ कहलाने का हक हासिल है? क्या उस दिन के बाद जब तुमने ये झुमके लेकर एक गैर मर्द को हाथ लगाने दिया, तुमने अपनी औलाद के सर पर शफाक का हाथ फेर सकती हो? क्या तुम्हारी ममता उस दिन जलकर राख नहीं हो गई थी जब तुम्हारे कदम डगमगाए थे? अपनी बच्ची लेने आई हो, वो झुमके पहनकर जिन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे कीमती जेवर को उतार कर गंदी मोरी में फेंक दिया है। मैं ये पूछता हूँ कि जब ये झुमके हिलते हैं तो तुम्हारे कानों में आवाज़ नहीं आती कि ना तुम माँ रही और ना ही बीवी? जाओ, तुम्हारी मांग सिंदूर में से और तुम्हारी गोद औलाद से हमेशा खाली रहेगी। जिन कदमों से आई हो उन्हीं कदमों से वापस चली जाओ। चिरंजी अपनी बीवी की इल्तिजाओं को ठुकरा देता है तो वो चली जाती है, अफुर्सदा और खामोश। तांगे का पहिया घूम रहा है, ये बताने के लिए कि वक्त गुज़र रहा है और कई साल बीत रहे हैं। तांगे का पहिया मुड़ता है और बड़े दरवाज़े में दाखिल होता है। ये दरवाज़ा गवर्नमेंट कॉलेज का है जिसमें कई लड़के और लड़कियां गुज़र रही हैं। तांगे कॉलेज के कंपाउंड में ठहरता है। चिरंजी अब काफ़ी बुढ़ा हो चुका है। तकरीबन आधे बाल सफ़ेद हैं। उसकी नन्ही बच्ची अब जवान है। तांगे की पिछली नशियत पर से अब उठती है तो चिरंजी उसको बहुत नसीहतें करता है। बड़े साहब को हाथ जोड़कर नमस्ते कहना, जो सवाल पूछे उनको ठीक ठीक जवाब देना, वगैरह वगैरह। लड़की अपने बाप की इन बातों से परेशान हो जाती है और अच्छा अच्छा कहती वहाँ से चलती है, लेकिन फ़ौरन ही चिरंजी उसको रोकता है और जेब से बर्फ़ी निकाल कर उसको देता है और कहता है, पहला दिन है, मुंह मीठा कर लो। ज़बरदस्ती वो अपनी लड़की के हाथ में बर्फ़ी रख देता है। सामने कॉलेज के बरामदे में 2-3 लड़के खड़े हैं जो आने जाने वाले लड़कों और लड़कियों को घूर रहे हैं। जब कृष्णा कुमारी, चिरंजी की बेटी, बरामदे की तरफ आती है तो एक लड़का जिसका नाम जगदीश है अपने साथी की पसलियों में कोनी से ठोक देता है और कहता है, लो भाई, एक फ़र्स्ट क्लास चीज़ आई है, तबीयत साफ़ हो जाएगी तुम्हारी। ये कहकर जब वो कृष्ण कुमारी की तरफ इशारा करता है तो उसके दोस्त सब उधर मुतवज्जा होते हैं, मगर उन्हें कृष्ण कुमारी की बजाय एक देहाती लड़का नज़र आता है जो बड़े इन्हमाक से अपने फ़ोन को मुताल्ला करता हुआ उनकी तरफ चला आ रहा है। सब लड़के उस देहाती को देखकर हंसते हैं और कहते हैं, भाई क्या चीज़ है, तबीयत वाकई साफ़ हो गई। कृष्ण कुमारी इस दौरान एक तरफ हो गई थी। ये देहाती लड़का जिसका नाम कृष्ण कुमार है कॉलेज के उन पुराने शरीर तालिबे इल्म की तरफ बढ़ता है। जगदीश से वो बड़े सादा लहजे में पूछता है, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे कहाँ जाना है?
जगदीश ज़रा पीछे हटकर उसे बड़े प्यार से देखता है और कहता है, चिड़ियाघर। कृष्ण कुमार उसी तरह सादे लोही से जवाब देता है, जी हाँ, चिड़ियाघर में कल जाऊँगा। मैं यहाँ दाखिल होने आया हूँ। सब लड़के बेचारे कृष्ण कुमार का मजाक उड़ाते हैं, उसे छेड़ते हैं। इतने में एक लड़की कृष्ण कुमारी को साथ लिए उन लड़कों के पास आती है और उनमें से एक लड़के को, जिसका नाम सतीश है, मुखातिब करके कहती है, सतीश, मेरा पीरियड खाली नहीं, तुम इन्हें बता दो कि कहाँ दाखिला हो रहा है। कृष्ण कुमारी का फॉर्म देखकर वह तेज़ कदमों से चली जाती है। सतीश फॉर्म देखता है और कहता है, आपका नाम कृष्ण कुमारी है? कृष्ण कुमारी बोल उठती है, जी हाँ, मेरा नाम कृष्ण कुमारी है। सब हंसते हैं। सतीश कृष्ण कुमारी का फॉर्म भी लेता है और दोनों से कहता है, आइए कुमार और कुमारी साहिबा, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। सब चलते हैं। उस कमरे के बाहर जहाँ दाखिला हो रहा है, सतीश ठहर जाता है और एक फॉर्म कृष्ण कुमारी और दूसरा कृष्णा को दे देकर कहता है, अंदर चले जाओ। कृष्ण कुमारी और कृष्ण कुमार दोनों अंदर दाखिल होते हैं। कृष्ण कुमार एक मेज़ की तरफ बढ़ता है, कृष्ण कुमारी दूसरी मेज़ की तरफ। कृष्णा इधर कुमारी का इंटरव्यू शुरू होता है, उधर कृष्ण कुमार का। कृष्ण कुमारी का नाम पढ़कर प्रोफेसर कहता है, आप कबड्डी खेलती हैं, कुश्ती लड़ती हैं, गोला फेंकती हैं। उधर दूसरी प्रोफेसर कृष्ण कुमार से कहता है, आपको काशिंदाकारी, क्रोशिया और सिलाई के काम का शौक़ है। कृष्ण कुमारी और कृष्णा हैरान रह जाते हैं। कृष्ण कुमारी प्रोफेसर से कहती है, जी नहीं, मुझे तो काशीदारी, कुरेशिया और सिलाई का शौक़ है। उधर कृष्ण कुमार परेशान होकर प्रोफेसर से कहता है, जी नहीं, मुझे तो कबड्डी खेलना, गोले फेंकना और कुश्ती लड़ने का शौक़ है। दोनों के फॉर्म तब्दील हो गए थे। हॉल के कह बुलंद होते हैं। हॉल की खिड़कियों के बाहर जगदीश और सतीश और उनकी पार्टी खड़ी ये सब तमाशा देखती रहती है। कार में तांगा खड़ा है, चिरंजी उसको साफ कर रहा है। इतने में एक पठान आता है और चिरंजी से उन 200 रुपयों का तकाजा शुरू कर देता है जो उसने कर्ज ले रखे हैं। पठान रोज़ रोज़ के वादों से तंग आया हुआ है, चुनाचे वो चिरंजी से बड़े दुरुस्त लहजे में बातें करता है। चिरंजी पठान से माफ़ी मांगता है और कहता है वो बहुत जल्द उसका कर्जा अदा कर देगा। पठान चिरंजी से कहता है कि वो तांगा घोड़ा बेचकर कर्ज अदा कर दे। इससे चिरंजी को सदमा होता है। तांगा घोड़ा वो कभी बेचने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि वो उसे बहुत अजीज़ है। इतने में कृष्ण कुमारी की आवाज़ आती है, पिताजी, मेरी किताबें आप साथ ले आए हो ना? चिरंजी अपनी लड़की को जवाब देता है, हाँ बेटी, ले आया हूँ अपने साथ। ये कहकर वो पठान की ठोड़ी को हाथ लगाता है और कहता है, खान, मेरी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है। मेरी लड़की के सामने अपने रुपयों का तकाजा ना करना। खान का दिल कुछ पसीजता है। चुनाते जब कृष्ण कुमारी आती है और तांगे में बैठता है तो वो चिरंजी से कुछ नहीं कहता। खान को सलाम करके चिरंजी तांगा चलाता है। देहाती लड़के कृष्ण कुमार का मजाक उड़ाया जा रहा है। जगदीश ने उसके पुराने वज़ा के कोट के साथ फर्स्ट ईयर फूल की चिट लगा रखी है। जिधर से वो बेचारा गुज़रता है, लड़के उसकी तरफ देखकर हंसते हैं। कृष्ण कुमार जब सबको हंसते देखता है तो खुद भी हंसना शुरू कर देता है। इस दौरान में चिरंजी का तांगा और एक मोटर आती है। मोटर में से सतीश और उसकी बहन आ निकलती है। ये वही लड़की है जिसने कृष्ण कुमारी का फॉर्म सतीश को दिया था और कहा था, इनको वो जगह बता दो जहाँ दाखिला हो रहा है। कृष्ण कुमारी जब सतीश की बहन निर्मला को देखती है तो उनको नमस्ते करती है। निर्मला नमस्ते का जवाब देती है और अपने भाई का तारुफ कराते हुए कहती है, ये मेरे भाई सतीश हैं।
मगर आपकी एक बार पहले मुलाकात हो चुकी है। जगदीश कृष्ण कुमारी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, आप कबड्डी खेलती हैं, कुश्ती लड़ती हैं और गोला फेंकती हैं। कृष्ण कुमारी उस रोज़ का वाक़या याद करके शर्मा जाती है, मगर साथ ही हंस पड़ती है। तीनों कॉलेजों की तरफ बढ़ते हैं। कुछ दूर जाते हैं तो एक शोर सुनाई देता है। जगदीश और उसके साथियों ने कृष्ण कुमार को कीचड़ भरे गड्ढे में धक्का देकर गिरा दिया था। कीचड़ में बेचारा लथपथ है। लड़के छेड़ रहे हैं। जगदीश आगे बढ़कर जब उसे उठाने लगता है तो उसका कोट फट जाता है। कृष्ण कुमार से अब बर्दाश्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोट उसे बेहद अजीज़ है। ये उसके मरहूम बाप का था, जो उसकी माँ ने संभाल कर उसके लिए रखा था। जब उसका कोट फट जाता है तो वो दीवानों की तरह उठता है और जगदीश को पीटना शुरू कर देता है। कॉलेज में जगदीश की धाक बैठी हुई थी कि वो बहुत लड़ाका है, कोई उसका मुकाबले में नहीं ठहर सकता। मगर जब कृष्ण कुमार उसे बुरी तरह लताड़ता है तो सब लड़के हैरान रह जाते हैं और जगदीश और कृष्ण कुमार दोनों कुश्ती लड़ते लड़ते सतीश, कृष्ण कुमारी और निर्मला के पास आ जाते हैं। तो ज़बरदस्त घूंसा मारकर कृष्ण कुमार जगदीश को गिराता है तो बेइख्तियार कृष्ण कुमारी के मुंह से निकलता, ये क्या वाहियातपन है। कृष्ण कुमार ये आवाज़ सुनता है और अपना हाथ रोक लेता है। सतीश जगदीश को उठाकर एक तरफ ले जाता है। इतने में घंटी बजती है। सब लोग चले जाते हैं। सिर्फ कृष्ण कुमारी अकेले रह जाते हैं। दोनों चंद लम्हात खामोश खड़े रहते हैं। आखिर में कृष्ण कुमार नदामत भरे लहजे में कृष्ण कुमारी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मुझसे कभी ऐसी वहशियाना हरकत नहीं होगी। कृष्ण कुमारी उसकी सादगी से बहुत मुतासिर होती है। जब वो उससे कहता है, मैं किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन ये लड़के मेरी तरफ देख देख कर क्यों हंसते हैं, क्यों छेड़ते हैं, क्यों तंग करते हैं। मुझे कीचड़ में लथपथ कर दिया है, ये मेरा कोट फाड़ दिया है जो मेरे बाप का है। कृष्ण कुमारी उससे हमदर्दी करती है और उसे बताती है कि लड़के उसको सिर्फ इसलिए छेड़ते हैं कि उसका लिबास पुरानी वज़ह का है। अगर वो उस तरह का लिबास पहनना शुरू कर दे जैसा कि दूसरे पहनते हैं तो उसे कोई नहीं सताएगा। कृष्ण कुमार की बातें कृष्ण कुमार के जहन में बैठ जाती हैं। जगदीश और उनके साथी झाड़ियों के पीछे से उन दोनों को बातें करते देख लेते हैं। हॉस्टल। कृष्ण कुमार अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा है और सूट का मुआयना कर रहा है। इस दौरान में वो एक गाना गाता है, बड़े जज्बात भरे अंदाज में। उसके गाने से मालूम होता है कि वो किसी के इश्क में गिरफ्तार हो गया है। साथ वाले कमरे में जगदीश दंड पेल रहा है और डंबल फेर रहा है। जब उसे गाने की आवाज़ आती है तो वो बहुत हैरान होता है। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकलता है और ये मालूम करता है कि साथ वाले कमरे में कोई गा रहा है। जगदीश कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से आवाज़ आती है, आ जाओ। जगदीश दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता है तो क्या देखता है कि कृष्ण कुमार नया सूट पहने खड़ा है। जब दोनों की आंखें चार होती हैं तो कृष्ण कुमार कहता है, आप लड़ने आए हैं तो मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं अब किसी पर हाथ नहीं उठाऊँगा। जगदीश मुस्कुराता है और अपने तेल लगे बदन की तरफ देखता है। नहीं नहीं, मैं लड़ने नहीं आया, सुलह करने आया हूँ। ये कहकर वो अपने हाथ बढ़ाता है, जिससे कृष्ण कुमार कबूल कर लेता है। इसके बाद जगदीश उसके गाने की तारीफ़ करता है और कहता है, दोस्त, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे दिल को लगी है। आवाज़ में ये दर्द ऐसे ही पैदा नहीं हुआ, ज़रूर किसी की तिरछी नज़र ने तुम्हें घायल किया है। कृष्ण कुमार बहुत सादा लोग है, फ़ौरन ही अपने दिल का राज जगदीश को बता देता है। अब तुमने दोस्त कहा है तो तुमसे क्या पर्दा। उस लड़की
कृष्ण कुमारी ने ऐसी प्यारी प्यारी बातें की हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। मेरे दिल को क्या हो गया है। बड़ी शरीफ और बड़ी हमदर्द लड़की है। उसने मुझे बताया कि तुम लोग मुझे क्यों छेड़ते हो। अब देख लो, उसके कहने पर मैंने 3 सूट बनवा लिए हैं। जगदीश उसका हमराज बन जाता है और उससे कहता है, तुम्हें इश्क हो गया है, समझे या नहीं? तुम्हारे दिल जो है ना, वो उस लड़की पर आ गया है। अब तुम्हें ये चाहिए कि तुम उस लड़की पर अपने इश्क का इजहार कर दो। अगर तुमने अपनी मोहब्बत को अपने पहलू में दबाया रखा तो उसे जंग लग जाएगा। और देखो, औरतों को अपनी तरफ माइल करने का सबसे आसान तरीका है कि तुम उसे कोई तोहफ़ा दो, अंगूठी, बूंदे, झुमके, कुछ भी। सादा लोह कृष्ण कुमार जगदीश की ये सब बातें अपने पल्ले बांध लेता है। कॉलेज के बगीचे में कृष्ण कुमारी एक बेंच पर बैठी है। कृष्ण कुमार आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आता है। जिस तरह जगदीश ने कहा था उस तरफ वो उस पर अपने इश्क का इजहार करता है, बड़े ख़ाम अंदाज में। इसके बाद वो अपनी जेब से एक छोटी सी डिबिया निकालता है और कृष्ण कुमारी को सोने के झुमके तोहफे के तौर पर पेश करता है। कृष्ण कुमारी ये डिबिया गुस्से में आकर एक तरफ फेंक देती है। कृष्ण कुमार को सदमा पहुंचता है और हैरत भी होती है। चूँकि वो बेहद सादा लोग है, इसलिए वो सारी बात कृष्ण को बता देता है। मुझे जगदीश ने कहा था कि दिल में कुछ नहीं रखना चाहिए। मुझे कई रातों से नींद नहीं आई है। मैं हर वक्त तुम्हारे मुतालिक सोचता रहता हूँ। तुमने क्यों मुझसे हमदर्दी का इजहार किया था? अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हुई है तो ये तुम्हारा कसूर है, मेरा नहीं। ये झुमके जो मैंने तुम्हें दिए हैं, इनमें मेरी मोहब्बत ज़ाहिर नहीं होती। ये तो मुझे जगदीश ने कहा था कि ऐसे मौके पर तोहफ़ा ज़रूर देना चाहिए। मैं तो अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हें तोहफ़े के तौर पर देने के लिए तैयार हूँ। जब कृष्ण कुमारी को ये मालूम होता है कि जगदीश ने उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी और वह कृष्ण कुमार की साफ़गोई से मुतासिर होती है, तो वो झुमकों की डिबिया उठा लेती है और अपने पास रख लेती है और उससे कहती है, मुझे तुम्हारा ये तोहफ़ा कबूल है। कृष्ण कुमार बहुत खुश होता है। झुमके लेकर कृष्ण कुमारी कुछ और कहे सुने बगैर चली जाती है। कृष्ण कुमार चंद लम्हात खामोश खड़ा रहता है। इतने में जगदीश और सतीश दोनों झाड़ियों के पीछे से निकलते हैं और कृष्ण कुमार को मुबारकबाद देते हैं। कृष्ण कुमार बहुत झेपता है। इसके साथ ही वो जगदीश से कहता है, मगर यार, तुमने तो कहा था कि मैं ये बात किसी को नहीं बतलाऊंगा। सतीश की तरफ देखकर वो फिर कहता है, इनको भी पता लग गया है। जगदीश कृष्ण कुमार को तसल्ली देता है कि सतीश अपना आदमी है, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। चुनाचे सतीश भी कृष्ण कुमार को हर मुमकिन तसल्ली देता है कि वो अपने इश्क का राज किसी को नहीं बताएगा। जगदीश कुमार कृष्ण कुमार को तसल्ली देता है कि सतीश अपना आदमी है, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। चुनाचे सतीश भी कृष्ण को हर मुमकिन तसल्ली देता है कि वो उसके इश्क की राज किसी को नहीं बताएगा। तवेले में चिरंजी सास पॉलिश कर रहा है, तांगे की पीतल की चीज़ें पॉलिश कर रहा है, घोड़े को मालिश कर रहा है। जब मालिश करता है तो उससे प्यार और मोहब्बत की बातें करता है। तो तुमने मेरी बहुत खिदमत की है, अगर तुम ना होते तो जाने ज़िंदगी कैसी हो जाती। तुमने और मैंने दोनों ने मिलकर मुन्नी को पढ़ाया है। इतने में उसके 2-3 दोस्त जो तांगे वाले हैं आते हैं। उनमें एक चिरंजी से कहता है, ये तुम घोड़े से क्या बातें कर रहे हो, जैसे वो सब कुछ समझता है। चिरंजी घोड़े की पीठ पर थपकी देता है और कहता है, इंसानों से हैवानों की दोस्ती अच्छी मेरे भाई, इन्हें कोई वरगला तो नहीं सकता। गुलाम मोहम्मद, तेरी जान की कसम सच कहता हूँ, इस जानवर ने मेरी बहुत खिदमत की है।
तांगे में 18-18 घंटे जोते रखा है गरीब को। इतने में पठान आता है। चिरंजी उसको सलाम करता है और अपने तहमत के डब्बे से नोट निकालता है और कहता है, खान साहब, ये रहे आपके 100 रुपये, खरे कर लीजिए। बाकी रहे 100, उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। ये मेरा घोड़ा सलामत रहे। ये कहकर वो बड़े फ़ख्र से अपने घोड़े की तरफ देखता है। पठान नोट लेकर चला जाता है। इतने में एक तांगे वाला चिरंजी से कहता है, तुम लड़की को पढ़ाने शुरू करके खामखा एक जंजाल में फंस गए हो। कोई ना कोई कर्ज खा तुम्हारे पीछे लगा ही रहता है। चिरंजी हंसता है। सबसे बड़ी कर्ज खा मेरी बेटी है। उसका कर्ज अदा हो जाए तो ऐसे लाख कर्ज लेने वाले मेरे पीछे फिरते रहें, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम में से कोई अफ़ीम का नशा करता है, कोई शराब का नशा। मुझे भी एक नशा है। जब मैं देखता हूँ कि मेरी लड़की दौलतमंद आदमियों की लड़कियों की तरह पढ़ रही है तो मेरा दिल और दिमाग एक अजीब नशे से झूमने लगता है। औरत को ज़रूर तालीम हासिल करनी चाहिए मेरे भाई, उसके कदम मजबूत हो जाते हैं। यह कहकर वो घोड़े को थपकी देता है और खुश खुश बाहर निकलता है ताकि घर जाए। अंदर आईना सामने रख कृष्ण कुमारी अपने कानों में कृष्ण कुमार के दिए हुए झुमके पहने बैठी है और उन्हें पसंदीदा नज़रों से देख रही है। गीत गा रही है और जैसे बेखुद सी हो रही है। झुमके उसे बहुत पसंद आए। इस पसंदीदगी का इजहार उसकी हर हरकत से मालूम होता है। चिरंजी आता है, घर के अंदर दाखिल होता है कि वो गाने की आवाज़ सुनता है। कृष्ण कुमारी बसूरत गाने में मशगूल है। दफ़अतन पागलों की तरह चिरंजी अंदर दाखिल होता है। कृष्ण कुमारी एकदम गाना बंद करके दोनों हाथों से अपने कानों को ढाँप लेती है। चिरंजी आगे बढ़ता है, ज़ोर से कृष्ण कुमारी के दोनों हाथों नीचे झटक देता है। करीब है कि झुमकों को उसके कानों से नोच ले। कृष्ण कुमारी खौफज़दा होकर पीछे हटती है। चिरंजी पागलों की तरह उसकी तरफ बढ़ता है और चिल्लाना शुरू कर देता है, कहाँ से लिए ये तूने झुमके, बता कहाँ से लिए ये झुमके। वो इस कदर ज़ोर से चिल्लाता है कि एकदम से उसे चक्कर आ जाता है। वह पूरे जज्बात से उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। उसकी बुलंद आवाज़ बिल्कुल धीमी हो जाती है, कहाँ से लिए ये तूने झुमके, बता कहाँ। सर को दोनों हाथों से थाम कर वो चरपाई पर बैठ जाता है। उसकी लड़की फ़ौरन पंखा लेकर झलना शुरू कर देती है। चंद लम्हात की खामोशी के बाद वो एक गिलास पानी मांगता है। कृष्ण कुमारी उसको पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद वो कृष्ण कुमारी से फिर पूछता है, मुन्नी, ये झुमके तूने कहाँ से लिए हैं। कृष्ण कुमारी थोड़े से तवक्कुफ़ के बाद ज़रा हिकमत से झूठ बोलते हुए जवाब देती है, कॉलेज की एक सहेली ने दिए हैं। चिरंजी अपनी लड़की की आंखों में आंखें डाल कर देखता है और कहता है, अपनी सहेली को वापस दे आओ। लड़की पूछती है, क्यों पिताजी। चिरंजी जवाब देता है, तुम्हारी माँ को ये ज़ेवर पसंद नहीं था। ये कहकर वो उठता है और बीमारों की तरह कदम उठाता बाहर चला जाता है। उसकी लड़की उससे पूछती है, खाना नहीं खाएंगे आप। चिरंजी जवाब देता है, नहीं। बाहर निकलकर चिरंजी घोड़े की बागें थामता है और तांगा चलाता है और घोड़े को मुखातिब करके उससे कहता है, आज मेरी लड़की ने पहली बार झूठ बोला है। यह कहकर वो घोड़े की बागें थामता है और तांगा चलाता है। अफसुर्दगी के आलम में वो तांगे पर कई बाज़ारों के चक्कर लगाता है कि हत्ता रात हो जाती है। एक नीम रोशन बाज़ार में से उसका तांगा गुज़र रहा है कि अचानक एक औरत चंद मर्दों की चपेट से निकलकर तेज़ी से चिरंजी के तांगे की जानिब बढ़ती है और लड़खड़ाते हुए कदमों से भागती तांगे की पिछली नशिस्ता पर बैठ जाती है। ये औरत शराब के नशे में चूर है, ज़ेवरात से लदी हुई है। तांगे में बैठते ही वो चिरंजी से बातें शुरू कर देती है। मुझे छेड़ते थे उल्लू के पट्टे, पर मैं दाम लिए बगैर किसी को हाथ नहीं लगाने देती हूँ। क्यों तांगे वाले, तुम्हारा क्या ख्याल है? दुनिया में पैसा ही तो है। तुम कुछ बोलते नहीं। मुझे याद आया,
मेरे पति एक तांगे वाला ही था, पर उसके पास इतना पैसा भी ना था कि मुझे निगोड़े झुमके ला देता। लेकिन अब देखो मेरी तरफ, ये कड़े, ये गलूबंद, ये अंगूठियाँ, एक से एक बढ़कर। ये कहकर वो दर्द भरे अंदाज में हंसती है। इस्मत का गहना उतर जाए तो ये जेवर तो पहनना ही चाहिए। चिरंजी पहचान लेता है कि ये औरत कौन है। उसकी बीवी थी जो इस हालत में पहुंच चुकी थी। चिरंजी कंबल से अपना चेहरा करीब करीब छुपा लेता है। इस पर तवाइफ उससे कहती है, तुम क्यों अपना चेहरा छुपाते हो? छुपाना तो मुझे चाहिए ये चेहरा जिस पर कई फटकारें पड़ी हैं। ये कहकर वो फिर हंसती है। तुम खामोश क्यों हो? तांगा रोक दो, मेरा घर आ गया है। चिरंजी तांगा रोक देता है। तवाइफ पायदान पर पाँव रख कर उतरने लगती है कि लड़खड़ा कर गिरती है औंधे मुँह। चिरंजी दौड़कर उसे उठाता है। तवाइफ हंसती है, गिरने वालों को उठाया नहीं करते हैं मेरी जान। ये कहकर जब वो घर की तरफ चलने लगती है तो लड़खड़ा कर फिर गिरती है। चिरंजी उसको थाम लेता है और उसको उसके घर तक छोड़ आता है। जब चलने लगता है तो तवाइफ उसको किराया देती है। चिरंजी किराया ले लेता है। तवाइफ उसका बाजू पकड़कर अंदर घसीटती है। आओ मेरी जान आओ, आज की रात मेरे मेहमान रहो। मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लूँगी। आओ, शराब की पूरी बोतल पड़ी है, ऊपर आओ। चिरंजी तांगे में बैठकर चला जाता है। तवाइफ हंसती है और कहती है, बेवकूफ़ कहीं का, मुफ्त की काजी भी नहीं छोड़ता। चिरंजी घर पहुंचता है। जब अंदर दाखिल होता है तो उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कमरे में जाकर देखता है कि उसकी लड़की बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी है और ज़ारों कतार रो रही है। चिरंजी उसके पास जाता है, उसके सर पर हाथ फेरता है और रोने का सबब पूछता है। उसकी लड़की और ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। जब चिरंजी दोबारा उससे रोने का सबब पूछता है तो वो कहती है कि मुझे माँ याद आ रही है। अगर वो आज ज़िंदा होती तो मैं वो इसके आगे कुछ नहीं कह सकी और बाप के पाँव पकड़कर कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैंने आज आपसे झूठ बोला है। चिरंजी कहता है, मुझे मालूम है। इस पर उसकी लड़की कहती है, अगर आज मेरी माताजी होती तो मैंने ये झूठ कभी ना बोला होता। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो लड़कियां सिर्फ अपनी माँ को ही बता सकती हैं। चिरंजी अपनी लड़की को उठाता है और अपने पास बिठाता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, बोलो क्या बात है, शर्माओ नहीं। कृष्णा कुमारी झेप जाती है और शर्मा कर कहती है, ये झुमके मुझे कॉलेज के एक लड़के ने दिए हैं पिताजी, वो बहुत ही अच्छा है। ये कहकर वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल जाती है, सिसकियाँ लेती हुई। चिरंजी बिस्तर पर पड़े हुए झुमकों को उठाता है और उनकी तरफ देखता है। चिरंजी का तांगा कॉलेज के दरवाजे में दाखिल होता है। कृष्णा कुमारी अपनी किताबें लेकर नीचे उतरती है। चिरंजी अपनी जेब से झुमकों की डिब्बियाँ निकालता है और लड़की को देकर कहता है, इसे आज वापस कर देना। कृष्ण कुमारी डिब्बियाँ लेकर खामोशी से चली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वो कॉलेज के बगीचे की तरफ बढ़ती है। बगीचे में एक बेंच पर कृष्ण कुमार बैठा है और ख़त पढ़ रहा है। कृष्ण कुमारी को देखकर वह उठ खड़ा होता है और उससे बातें शुरू कर देता है। माता जी का ख़त आया है, लो पढ़ो। नहीं, ठहरो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पर तुम हंसना नहीं, मेरी माँ बेचारी सीधी सादी देहातिन है। मैंने उसको तुम्हारी बात लिखी है। मैं उनसे कोई बात छुपा नहीं रखता। सुनो उन्होंने क्या लिखा है। बेटा कुमार, ऐसी कोई बात ना करना जिससे उस लड़की की बदनामी हो। उसके माँ बाप से मिलो और कहो, जैसी वो उनकी बेटी है वैसे ही तुम उनके बेटे हो। मेरी तरफ से उसको आशीर्वाद देना। तुम जुग जुग जियो। और बाकी अहवाल ये है कि मैंने खालिस घी की अपने हाथ से ये मिठाई बनाई है जो तुम्हें भेज रही हूँ। इनमें आधा हिस्सा तुम्हारी कृष्ण कुमारी का है।
कहना तुम्हारी माता जी ने भेजा है। कृष्ण कुमारी दम बखूद ये बातें सुनती रहती है। कृष्ण कुमार इस रोज़ में बातें करता रहता है और कृष्ण कुमारी को मौका ही नहीं मिलता कि वो कुछ कह सके। देखो मेरी माँ कितनी सीधी सादी है, उन्होंने मिठाई भेजी है, बिल्कुल ख़राब थी पर मैं सारी की सारी खा गया हूँ। क्या करता, अगर ना खाता तो नाराज़ हो जाती। मैं भी बिल्कुल उन जैसा हूँ। अगर तुमने उस रोज़ मेरा तोहफ़ा कबूल ना किया होता तो मेरा दिल टूट जाता, जाने मैं क्या कर बैठता। कृष्ण कुमारी कुछ कहना चाहती है मगर उसकी आवाज़ रूंध जाती है। झुमके वापस देना चाहती है, नहीं दे सकती है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। एकदम तेज़ी से मुड़ती है और कृष्ण कुमार को वहीं छोड़कर चली जाती है। कृष्ण कुमारी तेज़ी से जा रही है कि उसकी मुठभेड़ जगदीश और सतीश से हो जाती है। दोनों उसकी तरफ गौर से देखते हैं क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज हैं। कृष्ण कुमारी चली जाती है। जगदीश और सतीश एक दूसरे की तरफ मानी खेस नज़रों से देखते हुए इस तरह बढ़ते हैं जिधर कृष्ण कुमार बैठा है। जगदीश और सतीश दोनों कुमार से मिलते हैं। जगदीश उससे कहता है, कुमार तुमने ये क्या गज़ब कर दिया, बेचारी रो रही थी। भाई ये रोमांस अच्छा रहा, मारा वारा तो नहीं तुमने। कृष्ण कुमार सादा लूह के साथ मुस्कुराता है और कहता है, एक ख़ास बात थी। जगदीश ने उससे ये ख़ास बात दरियाफ्त की तो कृष्ण कुमार कहता है, ख़ास बात थी। जगदीश फिर उससे ये ख़ास बात दरियाफ्त करता है। कृष्ण कुमार कहता है, भाई सब बातें तुम्हें नहीं बता सकता, कह जो दिया एक ख़ास बात थी, ये कहकर वो चला गया। जगदीश और सतीश दोनों अकेले रह जाते हैं। दोनों बेंच पर बैठ जाते हैं और कृष्ण कुमारी के मुताल्लिक बातें शुरू कर देते हैं। जगदीश कहता है, मैं समझता हूँ कि फ्लर्ट है, उसको हासिल करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि तांगे वाले से बातचीत की जाए। वो इसके सारे भेद जानता होगा, बाहर ही बाहर मामला तय हो जाएगा और यहाँ कॉलेज में किसी को कानों कान खबर न होगी। सतीश को ये बात पसंद आती है। चुनाचे तय होता है कि जगदीश तांगे वाले से बातचीत करे। चिरंजी कॉलेज के बाहर तांगा लिए खड़ा है। पास ही पान सिगरेट वाले की दुकान है। यहाँ जगदीश खड़ा है, पान वाले से पान और सिगरेट लेता है और चिरंजी की तरफ बढ़ता है, घोड़े को थपकी देता है, फिर उसकी तारीफ़ करता है। इस तरह वो चिरंजी से आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू शुरू कर देता है। आखिर में वो बातों बातों में चिरंजी से कहता है, उस्ताद ऐश करते हो, हर रोज़ एक पटाखा सी लौंडिया इस तांगे में बिठा कर लाते हो और ले जाते हो। अच्छा मैंने कहा है कुछ हमारी दाल गल सकती है और उस्ताद तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे दाएं हाथ का काम है। ऐसा ही एक तांगा घोड़ा बन जाएगा अगर हमारा काम हो जाए। चिरंजी हंसता रहता है। जगदीश को और शह मिलती है। अम्मा हम सब जानते हैं कि लौंडिया ऐसी नहीं कि हाथ ना आ सके। कॉलेज में उसका एक लड़के से सिलसिला जारी है। चिरंजी अब कुछ दिलचस्पी लेता है और जगदीश से चंद बातें दरियाफ्त करता है। जगदीश उसे बताता है कि उस लड़की कृष्ण कुमारी पर कॉलेज में एक लड़का जो बहुत बदमाश है डोरे डाल रहा है और उस लड़के से वो कानों के झुमके भी ले चुकी है। ये सब बातें बताने के बाद जगदीश चिरंजी से कहता है, देखो अगर उसको जेवर का ही शौक़ है तो हम बढ़िया बढ़िया चीज़ दे सकते हैं। तुम ये बात अपने तौर से उसके साथ करना, समझे। इस किस्म की चंद बातें होने के बाद तय होता है कि जगदीश शाम को कंपनी बाग के पास पूलो मुकाम पर चिरंजी का इंतज़ार करे। जब लड़की झट मान जाने वाली है तो चिरंजी सारा मामला ठीक कर देगा। उसी रोज़ शाम को जगदीश मुकर्रर जगह पर पहुंच जाता है। खंबे के साथ खड़ा सिगरेट पी रहा है। इतने में ऐन वक्त पर चिरंजी का तांगा सड़क पर नमूदार होता है। चिरंजी खंबे के पास
अपना तांगा रोकता है। जगदीश बहुत खुश होकर चिरंजी से कहता है, भाई बिल्कुल अंग्रेज़ हो, ठीक वक्त पर आए हो, ना एक मिनट इधर ना एक मिनट उधर। चिरंजी मुस्कुराता है और कहता है, अब आप वक्त ज़ाया ना कीजिए और बैठ जाइए तांगे में, मैं आपको सीधा रास्ता बता दूं। जगदीश खुश खुश तांगे में बैठ जाता है और चिरंजी को एक सिगरेट पेश करता है। तांगा चलता है। जगदीश चिरंजी के साथ लड़की की बातें करता रहता है। तांगा मुख्तलिफ सड़कें तय करने के बाद एक वीरान सी जगह पर पहुंचता है। चिरंजी बागे खींचकर घोड़े ठहराता है। बड़े इत्मीनान से अपना कंबल उतार, पगड़ी उतार कर अगली नशियत पर रखता है और आहिस्ते छुट्टी कर जगदीश से कहता है, आइए आपकी लड़की से मुलाकात करा दूं। जगदीश चिरंजी की तरफ शक की नज़रों से देखता है, मगर चिरंजी उसका बाजू पकड़ता है और खींचकर झाड़ियों के पीछे ले जाता है। चंद लम्हों के बाद जगदीश का हैट उछलता है और सड़क पर आ गिरता है। कॉलेज का हॉस्टल, जगदीश का कमरा। बाहर दरवाजे पर जगदीश का नाम पीतल के बोर्ड पर लिखा हुआ है। सतीश आता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाज़ा खुलता है। सतीश अंदर दाखिल होता है। क्या देखता है कि जगदीश का सर मुंह सूजा हुआ है और कई पट्टियाँ उसके जिस्म पर बंधी है। सतीश उससे पूछता है, ये क्या हो गया तुम्हें? जगदीश उसे कुर्सी पर बिठाता है और सारा किस्सा सुनाता है। भाई ये तो बरसों की वर्जिश काम आ गई, वरना बंदे का तो कल काम तमाम हो गया होता। मैंने तांगे वाले से तमाम मामला तय कर लिया। चुनाचे वह मुझे कंपनी बाग में मिला। लड़की वहाँ मौजूद थी, उससे बातें भी हुई, लेकिन सतीश के हमराह वहाँ 3-4 और चाहने वाले आ गए। मुझे उसके साथ देखकर जल ही तो गए। उनमें से एक ने मुझ पर कोई तंज कसा। लड़की मेरे साथ थी। मैंने दिल में कहा कि जगदीश यहाँ खामोश नहीं रहना चाहिए। चुनाचे मैं उठा और एक ऐसा घूसा उस साले की ठोड़ी के नीचे जमाया कि दिन में तारे नज़र आ गए होंगे बच्चा जी को। बस फिर क्या था, बाकायदा जंग शुरू हो गई। चारों मुझ पर पिल पड़े, मगर सतीश, मैंने भी वो हाथ दिखाया कि याद ही करते होंगे, एक एक को फर्श करके रख दिया। कुछ चोटें मुझे भी आ गईं। साथ वाले कमरे में ये सब बातें कृष्ण कुमार सुनते हैं, क्योंकि दोनों कमरों के दरमियान लकड़ी का एक पर्दा है जो ऊपर से खाली है। सतीश जगदीश की सब बातें सुनकर कहता है और जवाब देता है, भाई ऐसे मौके पर कौन किसकी मदद करता है? तुम क्या बच्चों जैसी बातें करते हो? इतने में जगदीश के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और कृष्ण कुमार गुस्से से भरा हुआ दाखिल होता है। जगदीश से कहता है, तुमने जो कुछ कहा है झूठ है। तुम एक शरीफ लड़की पर बहतान बांध रहे हो। जगदीश सुनता है और कहता है, मेरा कचुम्बर निकल गया और तुम कहते हो बहतान बांध रहा हूँ? यकीन न हो तो तांगे वाले से पूछ लो जो मुझे ले गया था। गुस्से में आकर चूंकि उसकी महबूबा की इज्जत पर हमला किया गया है, कृष्ण कुमार जोर से एक चाटा जगदीश के मुंह पर मारता है और कहता है, बकवास मत करो। लेकिन फ़ौरन ही उससे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ़ कर दो जगदीश, ये चाटा तुम्हारे मुंह पर नहीं, उस तांगे वाले के मुंह पर मारना चाहिए था जो उसकी ज़िंदगी तबाह कर रहा है। ये कहकर चला जाता है। कृष्ण कुमार अपने कमरे में आता है, मेज़ पर बैठता है, कागज़ लेकर ख़त लिखना शुरू कर देता है, मगर चंद सतरें लिखकर कागज़ फाड़ देता है। कुर्सी पर से उठ खड़ा होता है, कमरे से इस तरफ के साथ इधर उधर ज़ोर से टहलता है। सामने खूंटी पर अपना सूट देखता है, उसे उतारकर अपने पैरों से रौंद देता है। कुछ समय समझ में नहीं आता तो पलंग पर औंधे मुंह लेट जाता है। फिर उठ खड़ा होता है और खिड़की के पास जाकर दर्द भरी धुन में कोई गीत गाता है। चिरंजी खाना खा रहा है, पास ही उसकी लड़की बैठी है। चिरंजी मुंह में निवाला डालने ही वाला था कि उसे कोई बात याद आती है। चुनाचे वो अपनी लड़की से पूछता है, मुन्नी, तुमने झुमके वापस किए? कृष्ण कुमारी झूठ नहीं बोलती। पिताजी, मैं उसको वापस देने गई थी पर दे ना सकी। चिरंजी निवाला वहीं थाल में रख देता है और पूछता है, क्यों? कृष्ण कुमारी की आंख में आंसू आ जाता है।
वो सिर्फ इतना कह सकती है, मुझे मालूम नहीं। चिरंजी उठ खड़ा होता है और खाना खाए बगैर बाहर चला जाता है। एक आदमी ऐनक लगाए डेस्क के साथ बैठा है। चिरंजी से कहता है, यहाँ अंगूठा लगाओ। चिरंजी अपना अंगूठा आगे बढ़ा देता है। उस पर वो आदमी स्याही लगाता है और पकड़कर कागज़ पर जमा देता है। अंगूठा लगाने के बाद वो डेस्क से नोट निकालता है और चिरंजी के हवाले कर देता है। चिरंजी नोट लेकर बाहर निकलता है। बाहर एक शेड के नीचे उसका एक तांगा घोड़ा खड़ा है। चिरंजी अपने अंगूठे की स्याही दिखाता उसकी जानिब बढ़ता है। एक हाथ में उसने नोट पकड़े हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता घोड़े के पास जाता है और उसकी पीठ पर हाथ फेरकर गुलगीर आवाज़ में कहता है, बेच आया हूँ तुझे दोस्त, ये देख अपनी कीमत। ये कहकर वो घोड़े के मुंह के आगे अपना वो हाथ फैला देता है जिसमें नोट हैं। उसकी आंखों में आंसू। लोग अपना ईमान बेचते हैं, मैं तुझे बेच आया हूँ, तू जो कि मेरे सच्चा दोस्त था। आवाज़ चिरंजी के गले में रुंध जाती है। तू बोल नहीं सकता। अगर तेरी ज़बान होती तो मैं तेरे मुंह से सुने बगैर कभी ना जाता कि चिरंजी तू झूठा है, मतलबी है, दगाबाज है। जिस तरह वक्त पड़ने पर लोग गले का कांटा, अंगुली की अंगूठी बेच देते हैं, उस तरह तूने मुझे बेच दिया है। लानत है तुझ पर। ये कहकर वो अपना अंगूठा दिखाता है और घोड़े से कहता है, ये स्याही देखी तुमने, इस सौदे की कालिक है। मगर मैं तेरे साथ क्यों बातें कर रहा हूँ, तू अब मेरा नहीं है। मुझे तुझ पर कोई हक नहीं रहा। आखिरी बार चिरंजी मुंह परे करके घोड़े की पीठ पर थपकी देता है और तेज़ कदम से बाहर चला जाता है। रात का वक्त है। चिरंजी कंबल ओढ़े पैदल चला आ रहा है। रास्ते में एक तांगे वाला तांगा ठहरा कर उससे पूछता है, आज तांगा में घोड़ा नहीं जोता चिरंजी? चिरंजी जवाब देता है, आज नहीं जोता, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। ये कहकर वो चलना शुरू कर देता है। घर में चिरंजी की लड़की कृष्ण कुमारी लालटेन जलाए इंतज़ार कर रही है। कभी उठती है, कभी बैठती है, उसे किसी पहलू चैन नहीं। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। वह उठकर दरवाज़ा खोलती है। चिरंजी अंदर दाखिल होता है। कृष्णा कुमारी उससे पूछती है, पिताजी आज आप इतनी देर से आए हैं, कहाँ चले गए थे? चिरंजी अपने कंबल से एक पोटली निकालता है और उसे खोलकर अपनी लड़की को देता है। ये जेवर लेने गया था तेरे लिए। तुझे शौक़ जो है इनका, अब तो तेरा दिल नहीं ललचाएगा। तू कहेगी तो मैं ऐसे और जेवर भी ला दूँगा, अपना आप भी बेच डालूँगा, तेरे दिल में ललचाहट पैदा ना होने दूँगा। कृष्ण कुमारी कभी जेवर की तरफ देखती है और कभी अपने बाप की तरफ। आखिर में कहती है, कोई चीज़ बेची है आपने ये गहने ख़रीदने के लिए? अगर आपने ऐसा किया है तो सख्त गलती की है। कहते हुए उसके हाथ से जेवर फर्श पर गिर पड़ते हैं। पिताजी, मैंने कभी इन चीज़ों को ललचाई हुई नज़रों से नहीं देखा। ये आपको कैसे मालूम हुआ कि मुझे इन चीज़ों का शौक़ है? कहते हुए उसके हाथ से जेवर फर्श पर गिर पड़ते हैं। पिताजी, मैंने कभी इन चीज़ों को ललचाई हुई नज़रों से नहीं देखा। ये आपको कैसे मालूम हुआ कि मुझे इन चीज़ों का शौक़ है? कृष्ण कुमारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काश मेरी माताजी ज़िंदा होती जो मेरी बात समझ सकती। क्या आप समझते हैं कि मैं सोने चांदी के लिए अपना आप बेच दूंगी? आपने मुझे तालीम दी है, मेरे कदम मजबूत किए हैं पिताजी। मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मेरा नहीं अपना अपमान किया है। ये कहकर वो रोते रोते पास पड़े हुए संदूकचे से झुमके की डिबियाँ निकालती है और अपने बाप को देकर कहती है, लीजिए ये झुमके जिसने मुझे दिए थे उसको आप ही वापस दे आइए।
अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी याद को भी अपने दिल से निकाल कर आपके कदमों में रख दूंगी। ये कहकर वो रोती हुई दूसरे कमरे में चली जाती है। चिरंजीव फर्श पर पड़े हुए जेवरों की तरफ देखना शुरू कर देता है। कॉलेज का सदर दरवाज़ा। कृष्ण कुमार खामोशी से दीवार के साथ लग कर खड़ा है। उसकी नज़र दरवाजे पर जमी हुई है। जगदीश और सतीश आते हैं। सतीश उससे पूछता है, बड़ी देर से यहाँ खामोश खड़े हो, क्या बात है? कृष्ण कुमार एक अज़्म के साथ जवाब देता है, उस बदमाश तांगे वाले का इंतज़ार कर रहा हूँ। आज उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी उम्र याद रखेगा। जगदीश कृष्ण कुमार को तांगे वाले के ख़िलाफ़ और ज़्यादा मुश्ताइल करता है। दाफ्तान सबकी नज़र दरवाज़े की तरफ उठती है। तांगे वाला, चिरंजी, कृष्ण कुमारी दोनों पैदल अंदर दाखिल होते हैं। जगदीश ये देखकर कहता है, आज तांगा कहाँ गया? और कंपाउंड में दाखिल होकर चिरंजी अपनी लड़की को किताबें देता है। कृष्ण कुमारी दूर से कृष्ण कुमार को देखती है और उसकी तरफ इशारा करती है। चिरंजी सर हिला देता है। कृष्ण कुमार कृष्ण कुमारी का इशारा देख लेता है। कृष्ण कुमारी एक तरफ चली जाती है। कृष्ण कुमार गुस्से में भरा सीधा तांगे वाले की तरफ बढ़ता है। चिरंजी भी उसकी तरफ आ रहा होता है। चिरंजी के पास पहुंचकर कृष्ण कुमार ने आओ देखा ना ताओ खींच कर एक चांटा चिरंजी के मुंह पर मारता है और कहता है, क्या इशारे हो रहे हैं मेरी तरफ? क्या मुझे भी तुम अपने जैसा बदमाश समझते हो? एक चांटा वो चिरंजी के मुंह पर जमा देता है। उल्लू के पट्टे, शर्म नहीं आती तुझे पराई लड़कियों को बुरे रास्ते पर लगाते हुए? क्या तेरी कोई लड़की नहीं जो पैसे के लालच में आकर दलाली कर रहा है? चिरंजी के मुंह से खून बहना शुरू हो जाता है। वो आगे बढ़ता है। कृष्ण कुमार ये समझकर कि वो उसे मारना चाहता है, घूंसेबाजी शुरू कर देता है। चिरंजी उसे अपने सीने के साथ खींच लेता है। कृष्ण कुमार घूंसे चलाता रहता है। इतने में बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिनमें जगदीश भी शामिल है। एक तो पट्टियां अभी तक इसी के सर पर बंधी हुई हैं। कृष्ण कुमारी चीखती हुई आगे बढ़ती है और कृष्ण कुमार से कहती है, कुमार ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरे पिताजी हैं। कृष्ण कुमार मुतहैयर होकर कहता है, पिताजी? चिरंजी के मुंह से खून जारी है और वो मुस्कुराता है। हाँ बेटा, मैं इसका पिता हूँ और तुम्हारा भी। ये कहकर वो कृष्ण कुमार को सीने से लगा लेता है। जीते रहो, मैंने तुमसे मार खाई है, लेकिन इस जवान से पूछो, वो जगदीश की तरफ इशारा करता है, कि मेरी बाजुओं में कितना बल है। जगदीश वहाँ से खिसक जाता है। कृष्ण कुमार नदामत भरे लहजे में चिरंजी से माफ़ी मांगता है। अपनी लड़की और कृष्ण कुमार के सर पर प्यार का हाथ फेरकर चिरंजी जेब से झुमके की डिबियाँ निकालता है और कृष्ण कुमारी को देकर कहता है, लो इसे अपने पास रखो। शहनाई बज रही है। कृष्ण कुमारी और कृष्ण कुमार की शादी हो चुकी है। चिरंजी अपनी लड़की और कृष्ण कुमार के सर पर शफाकत का हाथ फेर रहा है। अपनी लड़की से कहता है, तुम अपनी माँ को याद किया करती थी, तुम्हें माँ भी मिल गई है। ये कहकर वो कृष्ण कुमार की माँ की तरफ देखता है, जो एक सीधी सादी देहातिन है। वो मुस्कुराती है और कृष्ण कुमारी की तरफ हाथ बढ़ाकर सर पर हाथ फेरती है और बड़ी सादा लोही के साथ कहती है, बेटी, मैंने तेरे लिए अपने हाथ से मिठाई बनाकर भेजी थी, क्या तूने खाई थी? कृष्ण कुमारी ज़रा झेप कर कहती है, खाई थी माताजी, बहुत ही मज़ेदार थी। एक तांगे में चिरंजी की बीवी शराब के नशे में धुत बैठी है। तांगा चल रहा है। उसके साथ ही एक मर्द बैठा है। चिरंजी की बीवी पान थूक देती है। बहुत बदमज़ा है। इतने में तांगा वहाँ पहुँचता है जहाँ कृष्ण कुमारी और कृष्ण कुमार की शादी हो रही है। तांगे वाला तांगा ठहरा देता है और अपने ग्राहक से कहता है, माफ़ कीजिएगा, मैं अभी हाजिर हुआ। चिरंजी की बीवी पूछती है, कहाँ जा रहे हो तुम? तांगे वाला कहता है, चिरंजी, तांगे वाले की लड़की की शादी हो रही है, मैं उसे मुबारकबाद दे आऊँ। यूँ चुटकियों में आया।
ये कहकर तांगे वाला चला जाता है। जी की बीवी चंद लम्हात के लिए पत्थर की मूर्ति सी बन जाती है, लेकिन लड़खड़ाती हुई उठती है और तांगे से उतरकर उधर जाती है जहाँ से शहनाइयों की आवाज़ आती है। बारिश हो रही है। चिरंजी की बीवी, जो शराब के नशे में मदहोश है, लड़खड़ाते हुए कदमों से शादी के मंडप की तरफ बढ़ती है। बारिश हो रही है। बाहर तमाशियों के साथ खड़े होकर वो दूल्हा दुल्हन को देखती है। अच्छी तरह देखने के लिए जब वो आगे बढ़ने लगती है तो एक आदमी उसे पीछे हटा देता है और कहता है, ए, क्या देख रही है तू? तेरी माँ ने कभी शादी नहीं की होगी।